पैसे लुटा रहा है लड़कियों के ऊपर, ये इस बस के खिलाफ है। ये माता रे काका क्या बोलते हैं तुम्ही? अरे इन बच्चों का हुनर है ये, उसकी कदर करनी चाहिए हमें। तुम्हें बजाते है ना वही ठीक है, ये लड़कियों के ऊपर पैसे क्या लुटाता है? लड़की का काम घर पे खाना बनाना, बच्चे पैदा करना है, ना कि गांव में ढोल बजाना। लड़कियां है, इन्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। इस बेशरम लड़के से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? जैसी माँ वैसी बेटी। ए माता रे, जास्ती बोलता है तुम्हें। कौन से जमाने की बात कर रहा है रे तू? ये मीना ढोल बजाएगी तो बजाएगी। सिर्फ 15 मिनिट ये ढोल गले में लटका कर घूम के दिखा, फिर बात कर। हिम्मत असेल ना तर ढोलला हात लावायचा, नाहीतर बांगड्या भरून घरात बसायचं, कळलं? कला तो हर कोई साफ ही होती है, खोट तो देखने वाले की नीयत में होती है। मीना बजा। आई मी माई सेल्फ, यानी कि मैं और मैं। कुछ लोग इस मैं में इतने उलझ जाते हैं कि सबसे दूर हो जाते हैं, और एक बार बुरी छवि बन जाती है तो उसे बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर वो कितने भी अच्छे काम कर ले, फिर से अपने वजूद को बनाने की कोशिश कर ले, लेकिन उनका अक्स उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने ही बुरे कर्म अपने नुकसान का कारण बन जाते हैं। आज का ये केस इंसानी सोच के एक अहम पहलू को उजागर करता है, ऐसे सवाल खड़े करता है जो हमें अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देंगे। हे काय करतात? अरे ट्रॉफी कोई ऐसे फेंकता है? हमारे बेटे भी जीत रहे हैं उसे। पता है, मगर किसने? ड्रामा में। ये सब करने के लिए कॉलेज में भेजा क्या तुझे? बाबा मत बोल मुझे बाबा, पढ़ाई पे ध्यान दे और ये सब नौटंकी वगैरह बंद कर डाल, वरना तेरे सब खर्चे के पैसे बंद कर दूंगा मैं। पैसा पैसा पैसा, जिंदगी में सब कुछ पैसा ही होता है क्या? उन्होंने आज तक मेरे से प्यार नहीं किया, अब मैं उनसे पैसे कभी नहीं लूंगा। आंटी, आप जाके बाबा को समझाइए, हम सब फ्रेंड्स कौशिक को समझाएंगे। अंकल, मुझे इंटर कॉलेज कंपटीशन में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? वो बाबा कॉलेज आए थे, सबके सामने तमाशा करके चले गए, पैसों का रोब दिखा रहे थे। अब तो मैं कसम खा रहा हूँ, मैं उनसे कभी भी पैसा नहीं लूंगा। अंकल, मुझे काम करना है, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। देख बेटा, तुझे काम करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें पैसे देता हूँ ना। नहीं नहीं, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। अरे अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा जॉब देखता हूँ, तू परेशान मत हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और आज रात को मैं तुमसे मिलने भी आऊंगा, है ना? ठीक है, तो जरा अच्छे से एक स्माइल कर दे। साहेब, मी फोन केलं होतं, एक पुराची लाश पडलेली आहे इधर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो और हॉस्टल में जाके इसकी पूछताछ करो। ओके सर। मीना बेटा, जाना, सुबोध कहीं दिखाई दे रहा है क्या? देख के आना, जाना। भाई कितनी बार देखूं और कहाँ कहाँ देखूं, हर जगह देख लिया, दादा का कोई अता पता नहीं है। अगं पण मी पड़ गई कलेजे में ठंडक। ये सब तेरे जिद का नतीजा है। ना तुम मीना को ढोल बजाना बेचती, ना रवि और सुबोध दोनों गायब होते। ताई, तुम्ही कुठला संबंध कुठे जोड़ता है? मीना का ढोल बजाना और उन दोनों का क्या संबंध है? क्यों नहीं है? लड़कियों का ढोल बजाना रवि को पहले से ही पसंद नहीं है, पता है ना तुझे? पर नहीं, तू अपने जिद पे ही अड़ी रहेगी। जो भी कुछ हुआ है ना, उसमें रवि का ही हाथ। मुझे पता है निकम किसकी बोली बोल रहा था। ये सारा तमाशा रवि का किया धरा है।
प्रत्येक गोष्ट त्याच्या डोक्यावर टाकायची गरज नाहीये. अरे तुझं तर बात करणं बेकार आहे. अरे ताई, आई, बाबा तो खुद भी ढोल बजाते थे ना, तो फिर उनको लड़कियों का ढोल बजाना पसंद क्यों नहीं है? आए जरा बैठ. बेटा, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद की नाकामयाबी झेल के औरतों की तरक्की दिल से देख पाते. मेरे पापा ना पहले ऐसे नहीं थे. हम दोनों मिलके ढोल बजाते थे. जिंदगी में कुछ बातें समझ में ही नहीं आती. तेरे बाबा का व्यवहार भी ऐसे ही है, कभी मेरे समझ ही नहीं आया. रवि जो खुद एक जमाने में अपनी पत्नी प्रज्ञा के साथ ढोल बजाया करता था, आज अपनी ही बेटी मीना को ढोल बजाने से रोक रहा था. कहीं ना कहीं वो एक दोहरा चेहरा लेकर जी रहा था. और वहीं कौशिक जो अपने पिता से परेशान था, उसकी मौत हो चुकी थी. एक होनहार विद्यार्थी कौशिक की हत्या के पीछे किसका हाथ था? सवाल ढेर सारे थे और पुलिस जी जान से तहकीकात में जुट गई. आप बहुत ही अच्छा लड़का था, सीधा साधा नेक, और किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी. पता नहीं इसके साथ ऐसा किसने किया है. ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं. रात को 10:30 बजे के बाद बाहर जाने की किसी को इजाज़त नहीं होती, पर कभी कभार किसी स्पेशल केस में कोई लड़का परमिशन लेकर बाहर जा सकता है. कल रात को कौशिक गया था बाहर, मैंने सोचा वापस आ गया होगा. कल रात किसके साथ? मतलब माहिती नहीं साहब. कौशिक के जाने के बाद हॉस्टल से कोई बाहर गया या बाहर से कोई अंदर आया? नहीं साहब, ना तो कोई बाहर गया ना कोई अंदर आया. मुझे कल रात से लेकर सुबह तक की सीसीटीवी फुटेज चाहिए. दत्ता, रजिस्टर की कॉपी काढून घ्या. कौशिक ब्राइट स्टूडेंट था. हाँ, कुछ स्टूडेंट से उसकी अनबन होती थी, लेकिन वो बातों से मना लेता था सबको. ऐसा कोई एक नाम बता सकते हैं जिससे उसकी अनबन होती थी? ऐसा कोई खास नहीं, लेकिन हाँ, एक सीनियर स्टूडेंट है साकेत, उससे हमेशा उसकी अनबन चलती थी. साकेत नाम से कोई है जिससे उसकी बनती नहीं थी? वो हमेशा उलझता रहता था, पर टिक नहीं पाता. फट्टू एक नंबर का. किसी और पे शक है तुम्हें? अंकल. ये अंकल कौन है? पिछले कुछ महीनों से ये अंकल उसकी जिंदगी में आए, और उसे कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो उन्हें तुरंत कॉल करता और वो हेल्प करने आ जाते. इस अंकल का कोई नाम पता मालूम है? नहीं, कौशिक के पास भी उसका नंबर ही था. ठीक है, आप जा सकती हैं. आपकी और कौशिक की नहीं बनती थी. कल आप उसके कॉलेज गए थे जहां आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ. इस बाप बेटे की अनबन नहीं होती साहब. बचपन से लेके आज तक इसकी हर ख्वाहिश हमने पूरी की. साहब, मेरा अपना बिजनेस है. मैं चाहता था वो MBA करे और मेरा बिजनेस आगे बढ़ाए, मगर उसे तो नौटंकी का शौक लग गया था. बस इसीलिए मैं उसे टोकता रहता था साहब. इन दिनों वो किसी अंकल के कांटेक्ट में था. क्या आप लोग जानते हैं ये अंकल कौन है? अंकल? कौन अंकल साहब? हम नहीं जानते किसी. कौशिक के दोस्त से पता चला है कि कोई था जिससे वो बातें करता था. ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आपकी डिटेल्स वहां लिखवा कर जाना. इनकी डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई कर लेना और ये अंकल कौन है उसका पता करो. ओके सर. अरे रवि, अरे काय झालंय तुला? लंगडतोस का? और कल रात भर कहा था तू, और तू कल घर क्यों नहीं आया? कुछ तो बोलेगा मुझे, जवाब तो दे. आल्यापासून नुसती पिट 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 लावले. माना कि मैं तेरा छोटा भाई हूँ, लेकिन हर बार टोकना जरूरी है क्या? अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ. तू कहाँ गया था इतनी देर, क्या कर रहा था? सब बातों का जवाब दे दूं. काय बोलतेस तू रवि? मैंने अपनी पूरी जिंदगी तेरे लिए दांव पे लगा दी. बचपन से तुझे पाला पोसा, खुद के बारे में कभी सोचा नहीं मैंने, सिर्फ तेरे बारे में सोचा. बात डाला. तूने जो कुछ भी किया ना मेरे बारे में, उसका ढिंडोरा पीट चुके पूरे गांव में. अब ये नाटक बंद कर दे. देख, पहले मैं बहुत परेशान हूँ, और एहसानों का बोझ मेरे सर पर डाल के और परेशान मत करो मुझे. और तूने कुछ नहीं किया मेरे लिए. बिना शादी के मेरे सर पर बैठ गई हूँ यहाँ पर. बाबा की दुकान पर भी नागिन जैसे बनकर बैठ गई हूँ. अब ये घर बचा है, इसे भी हड़पना चाहती हो? ताई, ताई क्या हुआ? क्या हुआ ताई को? कुछ नहीं हुआ उसको. मर नहीं गई वो. मुझे पहुंचाए बगैर मरेगी भी नहीं वो. कैसे बात कर रहे हो आप? क्या किया है ताई ने? कुछ नहीं किया उसने. जो भी किया तूने किया है. ये ढोल पीटना बंद कर दे. इतनी बार समझाया मैंने तुमको, तुम समझ नहीं पाई.
अब तो बस्ती के लोग भी बोलने लगे हैं, अब तो ढोल पीटना बंद कर दो। रवि, मेरा ढोल बजाना मुझे उस वक्त भी पसंद नहीं था और आज भी पसंद नहीं है। ढोल बजाते वक्त तुम्हारा मटकना, तो तुम्हें छूने की कोशिश करना, पैसे उड़ाना, छी! घिन आती थी मुझे इन सब से। रवि, वो मेरी कला का सम्मान था। जो भी हो, आज के बाद तुम और मीना ढोल नहीं बजाओगी, बस। शायद तुम्हारी इसी घटिया सोच की वजह से तुम कभी अच्छे प्रेमी नहीं बन पाए, ना ही अच्छे पति और ना ही अच्छे बाप। मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं, ये तुम्हें जल्द ही पता चलेगा। दादा, दादा, दादा संभालो अपने आप को। दादा, आई, आई भागना। सुबोध, सुबोध, आई, दादा, आई। सर कौशिक के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। मदन की काफी कॉल्स हुई हैं, लेकिन बात नहीं हुई। सुबह तो ये लोग झगड़े की बात कर रहे थे, फिर अचानक इतने सारे कॉल्स। ये मदन जब कौशिक को कॉल कर रहा था तब मदन की लोकेशन क्या थी ट्रैक करो। सर, और उस अंकल का पता चल गया? सर इस अंकल के नंबर से इसकी डिटेल्स मिल गई है। भाईंदर में रहता है, रवि गाड़े नाम है। 17 साल पहले इसकी बीवी जल के मर गई थी। उसी सिलसिले में इसे अंदर भी किया था, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ये छूट गया। वैसे रवि करता क्या है? सर एफआईआर के मुताबिक ये किसी बैंड में ढोल बजाता था। और सर अब इसकी छोटी सी पान बीड़ी की दुकान है। सर रवि के परिवार में अब दूसरी बीवी है प्रज्ञा, उससे एक बेटी है मीना, पहली पत्नी से एक बेटा है सुबोध, उसकी एक बिन ब्याही बहन भी है विद्या। क्या हुआ? आई कहती है कि ये सब कुछ जो हुआ वो बाबा ने किया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है बाबा ऐसा सब क्यों करेंगे। तेरे बाबा कुछ भी कर सकते, दिमाग खराब है उनका। मेरा आत्या के भी हाल देख रही है ना तू, इस सुबोध का भी। सुन ना, मला खूप भीती वाटते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाबा कहीं हमारे रिश्ते को भी क्या मंजूर नहीं देंगे? यही ना, मुझे भी वैसा ही लगता है। और वैसे भी कुछ हुआ ना तो हम भाग के शादी करेंगे बस। आणि जिकडे पण तुझा बाप आला ना तर तुला सोडणार नाही मी। चल आता वाजव, घे वाजवायला, चल वाजव। रवि अपने घर वालों के साथ बेरुखी से पेश आ रहा था, अपनी सोच उन पर थोप रहा था, और शायद यही वजह थी कि उसका अपना बेटा सुबोध उसकी जान का दुश्मन बन चुका था। ऐसे इंसान के तार कौशिक के साथ जुड़े थे। रवि जिसकी पहली पत्नी 17 साल पहले जलकर मर चुकी थी, वो कौशिक की जिंदगी में क्या कर रहा था? कौन था जो कौशिक जैसे लड़के से नफरत करता था? कौशिक की मौत की गुत्थी उलझी हुई थी और यहां रवि के कई पहलू अभी सामने आने बाकी थे। ढोल बजाने का बहुत शौक है ना तुझे? तेरा ढोल आज मैं बजाता हूँ। लेके चलो इसे। मालूम तका बड़ा था, कौशिक ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? मरना तो तुझे है ही, मरने से पहले सिर्फ इतना बता दे कौशिक को क्यों मारा तूने? नहीं साहब, वो बड़ा प्यारा बच्चा था कौशिक। कौशिक मेरा बेटा ही था, मेरा और प्रज्ञा का बेटा था साहब। शादी से पहले हुई भूल थी वो, लेकिन हमारे प्यार की पहली निशानी थी साहब। मदन और मंजिली ने कौशिक को सातारा के एनजीओ से गोद लिया था। तो उसके बारे में पहले मालूम नहीं था मुझे, और जब पता चला तो उससे दोस्ती की और उसे मार डाला। बड़ी लंबी प्लानिंग की तूने। ऐसे रवि को देखकर लगता नहीं था कि इतना बड़ा प्लानिंग करेगा। डायरेक्ट मर्डर। इसकी बीवी के वक्त भी अपन को इस पे डाउट हुआ था, पर अब तो लगता है कि इस बेचारी राधिका को भी इसी ने मारा होगा। माना कि कौशिक तेरा बेटा था, लेकिन इतने सालों बाद प्यार कैसे उमड़ा है तेरा? साहब
जिस ढोल की वजह से हम करीब आए थे, उसी ढोल ने मुझे और प्रज्ञा को दूर कर दिया। ये ढोल बजाने का सीजनल धंधा साहब, कमाई ज्यादा नहीं थी। मेरे बाबा नहीं चाहते थे कि लोगों के सामने नाचने वाली लड़की हमारे घर की बहू बने। और तात्या, मेरा ससुर, वो तो मुझे निकम्मा ही समझता था। तात्या ने मुझसे झूठ बोला कि प्रज्ञा की शादी कर दी और उसे गांव भेज दिया। और तूने यहाँ शादी कर, और पहले बीवी के मौत के बाद तूने प्रज्ञा से शादी कर। लेकिन तेरे पहले बीवी के मौत का केस तो 17 साल पुराना है। कौशिक की उम्र लगभग 23 साल होगी, फिर भी तू कहता है कि कौशिक प्रज्ञा का बेटा है। सब प्रज्ञा ने ये राज मुझसे छुपा के रखा था। ये मुझे पहले मालूम नहीं था, लेकिन जब प्रज्ञा की मौसी सारिका उसके घर आई थी तब। कौशिक को मिले हो कि नहीं तुम? अब तो बहुत करीबी आ गए हैं ना तुम्हारे। खाएगा मौसी, क्या करूं उससे मिलके? कुछ बातें ना पर्दे के पीछे ही अच्छी रहती है। मैं उसकी माँ हूँ, ये भी नहीं बोल सकती मैं उसे। मुझे बता, क्या फायदा ऐसी बेमतलब मुलाकात का? अगं प्रज्ञा, किती झालं तरी तो तुझा मुलगा है। तुम्हारे और रवि के प्यार की पहली निशानी इसलिए पूछ रही हूँ मैं। एक बार जाके उसे मिल लो। सारिका, कशाला डोका खाते इस से? इतनी साल ये बात छुपा के रखी है और रवि राक्षस से, तो छुपे रहने दो ना। साहब, ताते ने मुझसे झूठ बोला था साहब। असल में प्रज्ञा पेट से थी, ये बात मुझे ना पता चले, इसलिए उसे गांव में भेज दिया। लेकिन जब पता चला तो मैंने भी कसम खा ली कि ये राज जो दबा हुआ है उसे मैं दबा के रखूंगा। लेकिन कौशिक से मिलूंगा जरूर, उसे बता दूंगा कि मैं एक अच्छा बाप हूं। दुनिया को बता दूंगा कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूं जितना वो समझते हैं। हाँ, यही भलाई दिखाई ना तूने। जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए। मेरे बाबा एक फूटे हुए ढोल की तरह है, कुछ काम के नहीं है। ये अंदर गए तो सबको सुकून मिलेगा। नहीं जग्या, मेरे बाबा खून नहीं कर सकते। देखो, मुझे घुमा फिरा के बोलना नहीं पसंद है, सीधा बोलता हूँ। अच्छा हो गया हमारा रास्ता तो साफ हो गया। नहीं जग्या, मेरे बाबा इतने भी बुरे नहीं हैं। मैं अपनी खुशी के लिए मेरे बाबा की जिंदगी का सौदा नहीं कर सकती। मेरी बात पहले अगर माने होती तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ता। उस रवि ने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। उम्र क्या है तुम्हारी? 17 साल, नाबालिग हो तुम। अगर किसी को पता चल गया कि रवि का बच्चा तेरे पेट में है तो छी थू करेंगे। अब मेरी एक बात सुन, यहाँ से सीधा सतारा जाना है, सारिका मौसी के यहाँ, समझी के नहीं? तेरे जाने के बाद उस निकम में रवि ने शादी कर ली। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, उसने अपनी बीवी को जलाकर मार डाला। तूने कौशिक के साथ दोस्ती की, उसका विश्वास जीता और खिलवाड़ किया उसकी जिंदगी के साथ। कौशिक और उसके बाप के बीच दरार डालने में भी तू कामयाब हो गया। नहीं साहब, नहीं, उसके पापा से मुझे कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद पैसा था, नाम था, लेकिन वो कौशिक को समझ ही नहीं पाया था। कौशिक के मन में उसके लिए नफरत बढ़ गई और मेरा काम आसान हो गया साहब। वो बाबा आए थे, सबके सामने तमाशा करके चले गए। देख बेटा, तुझे काम करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें पैसे देता हूँ ना, तू परेशान मत हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मेरे और कौशिक के बीच में एक अटूट सा नाता जुड़ गया था साहब। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या था? अरे अंकल, आप बताओ ना। मेरे पास माँ है, ऐसा। मेरे पास माँ नहीं है, मेरे पास आप हो। मैं बहुत खुश था साहब। कौशिक को मिलने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी थी। मैं चाहता था कि वो कुछ बने, अपने दम पर बने। प्रज्ञा की आंखों में
मेरे लिए भरोसा देखना चाहता था मैं। अगर तुझे अच्छा बाप बन के दिखाना था तो उसके लिए तेरे घर पर तेरे 2 सगे बच्चे भी है, उन पर अपना प्यार चाहता था। मेरे बच्चे सुबह राधिका ने खुदकुशी कर ली, उसका सुबह पर बहुत गहरा असर हुआ ऐसा। वो उसकी और अपने ख्यालों की दुनिया में ही रहता है हमेशा। वो तो मुझे अपना दुश्मन समझता है। कई बार तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। सुबोध के अलावा तुम्हारी एक बेटी भी है ना? लेकिन वो प्रज्ञा उसे कुछ बोलने नहीं देती साहब। तो ढाल मन के सामने आ जाती है, जैसे कि सिर्फ वो उसकी माँ है और मैं जल्लाद हूँ साहब। यहाँ पर मुझे समझने वाला कोई नहीं है साहब। लेकिन जब कौशिक की बात सामने आई तो मुझे रोशनी की किरण नजर आई थी। लेकिन मेरा कौशिक, मैंने कौशिक को नहीं मारा। फिलहाल तो इसे जाने दो। कौशिक के कांटेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं सबके डिटेल्स दिखा दो। ओके। ढोल के 2 सिरों की तरह एक तरफ रवि की इतनी बुराइयां हैं कि हर कोई उससे नफरत करता है। यहां तक कि उसका अपना बेटा सुबोध भी उसकी जान का दुश्मन है। और वहीं दूसरी तरफ रवि का कौशिक के साथ रिश्ता बिल्कुल अलग है। अपनी अच्छाइयों से रवि उसके साथ एक नई सुंदर दुनिया बनाना चाहता है। क्या रवि महज अपने चेहरे पर अच्छाई का मुखौटा लगाए हुए था, या फिर वो सचमुच बदल रहा था, या फिर अपना वजूद बचाने के लिए किया गया नाटक था जिसके बेनकाब होने की वजह से कौशिक मारा गया था? या ये प्रज्ञा के इतनी बड़ी बात छुपाने के पीछे रवि का आक्रोश था जो कौशिक की हत्या के रूप में सामने आया था? या फिर इस सब के पीछे उसका कोई और ही मकसद था? कौशिक की हत्या का राज अभी तक पर्दों में था, लेकिन इतना साफ था कि कौशिक की मौत से रवि की जिंदगी में तूफान उठ खड़ा हुआ था। पोलिसांनी मला सोडलं भी। उनको गलतफहमी हो गई थी कि कौशिक को मैंने मारा। मैंने कुछ नहीं किया था। फिर मैं तो सिर्फ एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा था। सर, आपका शक सही निकला। मदन की लास्ट लोकेशन कौशिक के मर्डर वाली रात कौशिक के हॉस्टल के पास ही थी। अगर उस रात मदन हॉस्टल के आसपास था तो उसने ये बात हमसे बताई क्यों नहीं? उठाकर लेकर इस मदन को। ओके सर। मैंने कुछ किया ही साहब। मला कशा नहीं काढलं सब मार क्यों रहे साहब? सुबह बेटे के साथ झगड़ा होता है, रात को दोबारा झगड़ा होता है, गुस्से में आकर अपने बेटे को मार देते हो और हमें ही पूछ रहे हो कि बेटे का खून किसने किया? क्या बोल रहे साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। 17 तारीख को बेटे के हॉस्टल में क्या करने गए? हमारे पास कॉल रिकॉर्ड है। रात को 12 बजे से लेके 1 बजे तक तुम हॉस्टल में थे। क्या कर रहे थे वहां पर? हाँ साहब, हॉस्टल में गया था। झगड़े को लेकर मेरी बीवी ने जो समझाया था, तब मैं कौशिक को मनाने के लिए वहां गया था। मगर वो मुझ पर नाराज था, इसलिए वो आया नहीं और फोन भी नहीं उठाया मेरा। ये बात पहले क्यों नहीं बताई हमें? सर, अपने बेटे की लाश देखकर मैं बौखला गया था साहब, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया। पर साहब, उस रात जब मैं बाहर कौशिक का इंतजार कर रहा था, तब मैंने एक लड़के को हॉस्टल में जाते हुए देखा था। सर, इनमें से कोई लड़का है? नहीं सर। इन दोनों में से कोई? हाँ सर, यही था सर। सर, साकेत तो 2 दिन से हॉस्टल में आया ही नहीं। मैंने उसका कमरा बंद कर दिया है। इस साकेत की फोटोग्राफ हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और मुंबई से बाहर जाने वाले सभी रास्ते पर नाकाबंदी लगा दो और एक टीम साकेत के घर पे भेज दो। ओके सर। हेलो, क्या? ठीक है, हम आप पहुंच रहे हैं।
आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? वैसे भी लाश ढोल में मिली, इसका मतलब कोई आसपास वाला ही होगा, और रवि के दुश्मन भी कम नहीं थे। सर लाश को देख के लगता है पूरे जन्म का बदला लिया। पहले इसके बेटे को मारा, फिर इसे। सर इन दोनों के मर्डर में क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन तो जरूर है, और जिस दिन ये कनेक्शन का पता चल जाएगा ये दोनों मर्डर केस सॉल्व हो जाएगा। साकेत का मोबाइल सर्विलेंस पे डालो, इस साकेत का मिलना बहुत जरूरी है। और ये रवि, इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो, और रवि के मोबाइल की आखिरी लोकेशन क्या थी ये भी पता करो। ओके सर। प्रज्ञा जी, देखिए अपनों को खोने का दर्द क्या होता है मैं समझ सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि रवि को किसने मारा? प्रज्ञा जी संभालिए अपने आप को। हमें मालूम है कि कौशिक और रवि की मौत में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। दादा कुछ सापडत नहीं। ये आपके बेटे सुबोध के बारे में बात कर रही है? कहाँ है वो? कुछ पता नहीं, कल रात से घर नहीं आया है। बाप बेटे में झगड़ा हुआ था? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन दादा कोयती लेके पापा को मारने गए थे। मैं छोड़ूंगा। दादा काय करते हो इसे? दादा सुबोध को जाना था। अरे बेटा मैं आपको और रोने नहीं दूंगा। नहीं नहीं सुबोध ने रवि को मारा और कहीं चुप कर बैठा है वो। नहीं सुबोध ऐसा नहीं करना, सुबोध नहीं कर सकता ऐसा कुछ भी। साहब रवि को तो कोई भी मार सकता है। ये बात तो तय थी कि रवि ने कई दुश्मन बना रखे थे और वो हर एक के निशाने पर था। किसने दी रवि को ये दर्दनाक मौत? क्या कौशिक की मौत और रवि की मौत एक दूसरे से जुड़ी हुई थी? पहले बेटे और फिर पति की मौत से प्रज्ञा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा था। इस ढोल को पहचानते हो? हाँ सर, ये जग्या का ढोल है। कहाँ मिलेगा ये जग्या? तू लेके चल इसे। सर चल सर क्या हुआ सर? देख क्यों मारे हो सर? ये तेरा ही ढोल है ना? इसी में रवि की लाश के टुकड़े फेंके थे ना तूने? चल अब तेरा ढोल बजाता हूँ। सर वो मेरा ढोल है, लेकिन वो चोरी हो गया था सर। चोरी हो गया था? हाँ सर, मैं अपना ढोल भावेश के गोडाउन पे रखता हूँ। ये भावेश कहाँ मिलेगा? कसून मान चला रे, टाइट कर बराबर। कौन है भावेश? ये है? हाँ सर। ढोल का है इसका? चोरी हो गया साहब। क्या जगह पता है तंदुर को? मैंने कंप्लेंट की तूने पुलिस स्टेशन में? हाँ की थी। जगह का ढोल, मेरा टेम्पो भी चोरी हो गया साहब, लेकिन आप वो ढूंढने के बजाय हमें को पूछ रहे हो साहब। क्योंकि इसके ढोल में रवि के लाश के टुकड़े मिले। जहाँ तक हम जानते हैं रवि से दोस्ती तो नहीं थी तुम्हारी। अब यही बताएगा या ससुराल चल के? क्या साहब, हमने कुछ नहीं किया है, सच में चोरी हुई थी। चाहिए तो आप रिपोर्ट दे सकते हैं। अच्छा ये बता, ये ढोल चुरा कौन सकता है? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मेरे गोदाम की एक चाबी ताते के पास थी, पर ताते तो बोला कि चाबी गुम हो गई। अब इससे ज्यादा मैं नहीं जानता साहब। तात्या, ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मैं समझा नहीं कुछ। जग्या का ढोल और भावेश का टेम्पो गायब है, और ढोल के अंदर रवि की लाश मिली है, और गोडाउन की चाबी तुम्हारे पास है। चाबी का मेरे पास होना मतलब मैं खूनी हूँ? चाबी तो पहले चोरी हो गई थी। चाबी ना सही, पर प्रज्ञा के लिए खून तो कर ही सकते हो ना? क्यों तकलीफ थी तुम्हें रवि से इतनी? अरे साहब एक तकलीफ हो तो बताओ। वो बचपन से प्रज्ञा के पीछे लगा हुआ था। जब भी हम लोग ढोल की प्रैक्टिस करते थे, रवि ढोल की आवाज़ सुनकर दौड़ा चला आता था, लेकिन इस कला के लिए नहीं, प्रज्ञा के लिए आता था वो, और इसीलिए वो कला की कीमत समझा ही नहीं। लाश देखकर ये बात तो पता चलती है कि मारने वाला कोई नजदीकी है। तुम बता सकते हो कौन हो सकता है वो? कोई भी हो सकता है। कोई समझ ही नहीं पाया उसे। दिल का बुरा नहीं था वो साहब, सिर्फ जुबान का कड़वा था। जिसने भी मारा है करीबी, आप तो उसकी करीबी थी ना? आपको पता है कि कौन कर सकता है? सुबोध, जिसने अपनी माँ को जलकर मरते हुए देखा, या फिर प्रज्ञा, जिसने अपने बेटा खोया? प्रज्ञा तो रवि के पीछे पागल थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। सुबोध का क्या, वो तो गलतफहमी का शिकार है। सर, रवि की लास्ट लोकेशन का पता चल गया है। रवि के कॉल रिकॉर्ड ने उसकी आखिरी लोकेशन तो हमें बता दी, लेकिन खूनी ने जगह देखो क्या चुनी है। चारों ओर सन्नाटा है। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आई, खूनी ने लाश यहाँ फेंकने की बजाय इतनी दूर ले जाके क्यों फेंकी होगी? ये खूनी जो कोई भी है वो आसपास वाला है और बहुत ही शातिर है। उसने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमें उलझाने के लिए किया। सर, साकेत मिल गया। वार्डन और सीसीटीवी को चकमा देकर मर्डर का प्री प्लान बनाया तूने? नहीं सर, ये कोई प्री प्लान मदद नहीं। हॉस्टल से निकलते वक्त अपना फोन हॉस्टल पर छोड़कर आए थे ताकि हमें भी चकमा दे सके। नहीं सर, कौशिक को फॉलो करने के चक्कर में वो वहाँ छूट गया था सर। हाँ फिर आगे?
सर कौशिक से मैं जलता था। कौशिक जिस दिन से कॉलेज आया उसी दिन से हीरो बन गया था सर। पूरी बात बता, पूरी बात बता। सर मैं अपने घर से निकालने के लिए जी और मॉल में काम करता था। अचानक वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। बाद में पता चला कि इसके पीछे कौशिक और उसके अंकल का हाथ है। चिंता मत करना बेटा, देख मैंने निकट इलेक्ट्रॉनिक्स में तेरे बारे में बात की है। सेल्स पर्सन का जॉब है लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं। कल से ज्वाइन कर लो। आज के ज़माने में तो कोई सगा भी इतना नहीं करता जितना आपने मेरे लिए किया। ये बोल के पराया कर रहे हो मुझे? सर मुझे भी अपना ही समझना। हाँ, ये तुम्हारी जीत की खुशी में कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस मेरा गुस्सा फूट पड़ा सर। उसने मेरी पोजीशन ले ली, मेरी नौकरी छीन ली और तो और मेरी। मैंने सोच लिया था कि इस कौशिक का क्या करना है। उस दिन उस अंकल के मिठाई दे के जाने के बाद मैंने अपने रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हटा दिया सर। वो अंकल मतलब कौशिक के बाप को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने उनको नहीं मारा सर। नहीं मारा सर मैंने उनको। सच बता। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने उनको नहीं मारा सर। एक खून तो मैं कर चुका हूँ। उसकी सजा अगर मौत है तो दूसरा खून कबूल करने में मुझे क्या प्रॉब्लम है? कौशिक से अपना बदला लेना चाहता था बस। तुम्हारी पोजीशन चली गई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड चली गई, इसलिए मर्डर जैसा संगीन जुर्म किया तुमने। कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचा है? अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें इतने दूर हॉस्टल में पढ़ाई के लिए भेजते हैं वो लोग। तुमने ना सिर्फ उनका भरोसा तोड़ा है बल्कि अपने साथ साथ उनकी भी जिंदगी बर्बाद की है। आखिरकार कौशिक की मौत की गुत्थी सुलझ गई, लेकिन तहकीकात में जुटी पुलिस के सामने अब भी यह सवाल खड़ा था कि आखिर रवि को किसने मारा, किसकी नफरत ने उसे ऐसी खतरनाक मौत दी। पुलिस को शक था कि हो ना हो ये किसी करीबी इंसान का काम है और इसलिए पुलिस ने हर करीबी इंसान को बारीकी से टटोलना शुरू कर दिया। क्यों मारा अपने बाप को? तेरा बाप मर गया, इस बात का दुख नहीं है तुझे? अच्छा वो मर गया, मेरी माँ को मारा था उसने। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई थी और तेरा बाप निर्दोष था। निर्दोष नहीं था, जब वो चल रही थी तब वो वही था, मैं भी उधर था। उसने कुछ नहीं किया, उसने मारा मेरी माँ को, मार डाला, मेरी आई को मार डाला। अब वो मीना को भी नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ता, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। सर सुबोध की हालत देखकर लगता नहीं है कि उसने ये मर्डर किए होंगे, वो भी इतने भयानक तरीके से, टुकड़े टुकड़े करके। अगर इसने मर्डर किया भी होगा तो भी लाश को ढोल में भरकर इतने दूर तक लाना इसके बस की बात नहीं। रवि के जितने भी दुश्मन थे, भाविन, जया, तात्या, विद्या, प्रज्ञा, इनमें से किसी की भी मोबाइल लोकेशन मर्डर जहाँ हुआ था वहाँ आसपास थी क्या पता करो। एक एक को कूटो और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके सर। उस टेम्पो का पता चल गया? नहीं सर, अभी तक नहीं, लेकिन तलाश जारी है। ठीक। सर ये देखिए सर, इसके मोबाइल रिकॉर्ड के हिसाब से ये मोबाइल रवि के मर्डर स्पॉट के पास एक्टिव था। बैक रिकॉर्ड देखते हुए हो सकता है कि ये कारनामा इसी ने किया। अपनी खबरियों को काम पे लगा दो, मुझे किसी भी हालत में चाहिए। ओके सर। बेटा मैं समझा रहा हूँ, कितना रहोगे आप लोग? अब यहाँ रहने से क्या फायदा है? चलो अपने गांव चलते हैं। नहीं दादा, अब यही मेरा घर है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ बोला सर, उसका अड्डा मिल गया है। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। क्यों मारा रवि को? बोल, क्यों मारा रवि को? साहब, विद्या अपन को फोन किए थे, वो बहुत घबराई थी। विद्या ने तुम्हें फोन क्यों किया था? सुबोध घर से निकला था अपने बाप को मारने के लिए। मैं और विद्या तो सुबोध के पीछे गए थे। उधर से रवि रो रहा था और सुबोध जब उसको मारने के लिए उसके पीछे गया तो रवि एकदम पलट गया और सुबोध डर के भाग के गोयता वहीं फेंक गया साहब। फिर विद्या उधर दूर बैठकर रवि को देख रही थी।
फिर अपन को विद्या ने बताया कि रवि ने कैसे उसके साथ इतना टॉर्चर किया। अपन से सहा नहीं गया साहब। फिर अपन ने वही कोयता उठाकर रवि को उधर ही मार दिया साहब। अपन ने टेम्पो भी चोरी किया साहब, और वो जगह का ढोल भी अपन ने चुराया। ये कट्टा झूठ बोल रहा है और किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से मर्डर हुआ है, लगता है किसी करीबी ने अपनी भड़ास निकाली है। गावड़े, उठाकर लेकर आओ इस विद्या को। हो साहब। साहब रोको साहब, इसमें विद्या का क्या लेना देना साहब? उसका कोई कसूर नहीं। विद्या का लेना देना था या नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे। साहब बात सुनो साहब। साहब विद्या ने कुछ नहीं किया साहब, अपन ने मारा ना। क्यों किया आपने इसे? बचपन से लेके अब तक सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरे अंदर का ज्वालामुखी फट गया। मैंने अचानक फैसला ले लिया। एक इंसान की वजह से इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। वो हमेशा यही चाहता था कि उसका परिवार सुखी रहे, खुश रहे। उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसका परिवार उसे समझ नहीं पाया। काश आप लोगों ने उसे समझा होता तो आज रवि जिंदा होता। रिश्तों में जब मैं घुलता है तो जन्म लेती है नफरत। रवि ने जिंदगी भर किसी से बेहतर रिश्ते बनाए ही नहीं, और जब बनाने चाहे तो शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विद्या के दिल में रवि के लिए पनपती नफरत ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया था और एक बहन के हाथों भाई की हत्या की शक्ल में सामने आया। रवि अगर अपनी इस मैं से बाहर निकलता और प्रज्ञा, विद्या, मीना और सुबोध के साथ रिश्ते बेहतर बनाता तो शायद रवि की जिंदगी कुछ और ही होती। प्रज्ञा कौशिक से उसका राज ना छिपाती, तात्या अपनी बेटी को रवि से दूर ना करता। इंसान इसी मैं के चक्कर में ना सिर्फ दूसरों से दूरी बना लेता है, बल्कि खुद भी बेचैन और अशांत ही रहता है। सिर्फ अपने लिए जीना जीना नहीं है, जिंदगी तो वो बेहतरीन है जो औरों के भी काम आए। पुलिस पुलिस! सर ये रहा बैग, चेक करो। सर ये तो बच्चे हैं। शायद कुछ ऐसा मिले जिससे बच्ची की शिनाख्त हो सके। तुमने बैग के आसपास किसी को देखा था क्या? नहीं साहब, किसी को नहीं देखा। सर शिनाख्त करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सर बच्चे को बैग में बंद करके फेंकने की क्या वजह हो सकती है? वजह तो कई हो सकती है सिरोही। सर ये बैग तो एकदम खाली है, लेकिन इस पर एक नाम लिखा है, डिम्पल तलवार, और पता झज्जर का है। अपने कांस्टेबल को कहो कि बच्ची की फोटो लेकर आसपास के एरिया में पूछताछ करे, शायद कोई इसे जानता हो। और ये भी पता करो कि आसपास के पुलिस स्टेशन में इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है क्या। तब तक इस बैग पे लिखे पते पर दस्तक देते हैं। यस सर। कौन है ये बच्ची? ये बच्ची डिम्पल के बैग में क्या कर रही थी? इस बच्ची का डिम्पल से क्या रिश्ता है? और इस छोटी सी मासूम बच्ची को किसने मरने के लिए बैग में छोड़ दिया? क्या ये सब डिम्पल का किया धरा है? अचानक कई सवाल खड़े हो गए थे और पुलिस तहकीकात में जुट गई। जी नहीं जी, ये तो यहाँ की ना लागे है। नहीं साहब, इस बच्ची को तो कभी नहीं देखा मैंने। ये डिम्पल तलवार का घर कहाँ? सर आगे है। चलो। डिम्पल तलवार यहीं रहती है? ना जी, हमारी कोई बात ना हुई सर, प्रैक्टिस में होगी वह, आज फोन करेगी। आप डिम्पल की बहन हैं? हाँ जी सर, मेरे पापा जी उसके मामा हैं। आपकी भी उससे कोई बात नहीं है? नहीं सर, हमारी तो कोई बात नहीं, वो हमारे पास फोन नहीं है ना। पर बात क्या से, अब ऐसे पूछताछ क्यों कर रहे हो? अच्छा डिम्पल पंचकुला कैसे गई थी? पर टैक्सी से गई थी, स्टैंड से बुलाई थी टैक्सी। सिरोही, इनसे डिम्पल का नंबर लेके तुम भी ट्राई करो और एथलेटिक एकेडमी में फोन करके पूछो कि डिम्पल वहां पहुंची या नहीं। नंबर बताइए। और सिंह, टैक्सी स्टैंड से टैक्सी ड्राइवर को थाने लेकर आओ। ओके सर। साहब आपकी बातों से मेरा जी घबरा रहा है। क्या बात है? आप कौन? मैं मासी, 15 सालों से इस घर में रह रही हूँ। डिम्पल हमारे हाथों पली है। ये बैग को पहचानते हैं आप लोग? ये तो डिम्पल का है, अपने साथ ले गई थी। कहाँ मिला? अहरी गांव के कूड़ेदान से। वह तो पंचकुला से बिल्कुल अलग है। जी, और इस बैग में डिम्पल का सामान नहीं, बल्कि 1.5 साल की लड़की थी जिसे मरने के लिए फेंक दिया गया था।
मगर वो जिंदा है। इस बच्ची को पहचानते हैं आप लोग? ना। अच्छा, डिम्पल शादीशुदा थी या किसी से कोई प्यार व्यार का चक्कर? ना जी ना, वो तो अभी बच्ची है, खेलने कूदने की उम्र से है उसकी। जी क्या बोल रहे हो साहब? हमारी लाडो कोई ऐसी वैसी लड़की ना है। सर हमारी जीजी का गोल सेट है, लड़कों वड़कों में इसका कोई ध्यान ना से। 205, 206, 207, 208, 209, 210। क्या हुआ तन्ने? क्या ताड़ रहे से? छोरी कभी देखी ना से क्या? अरे लड़की तो बहुत देखी है, लेकिन थारे जैसी लड़की पहली बार देखी है जो इतना अच्छा रस्सा टापती है। तू बड़ी मस्त है, तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। बापू ने अभी नई नई मोटरसाइकिल खरीद के दी है, थारे को दिल्ली घुमा के लाऊंगा। चल गर्लफ्रेंड तो मैं थारी बन जाऊंगी, लेकिन एक शर्त से हमारी। अरे बोलना, तेरे लिए जान भी हाजिर है। मेरी तरिया 100 रस्सा टाप के दिखा लगातार। बोल मंजूर है? मंजूर है। क्या हुआ? मन्ने कैंट कह रहा था, खुद का टेंट हो गया। चल निकल यहाँ से, चल बहुत देखे तेरे जैसे, जा चल चल निकल यहाँ से, बड़ा आया। सर हमारी जीजी का ध्यान एकदम से ठीक है, अपना ध्यान भटकने ना देवे से। सर एकेडमी के मैनेजर से मेरी बात हो गई है और उनका कहना है कि डिम्पल तो एकेडमी आई नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि डिम्पल का कोई बॉयफ्रेंड हो जिसके बारे में आप लोगों को ना पता हो और ये बच्ची उसी की हो। क्या बात कर रहे हो? अगर वो पेट से होती तो सबको पता लगता। तुम्हारी चोरी ऐसी ना थी। डिम्पल के बैग से हमें एक बच्ची मिली है और डिम्पल अब भी गायब है, तो हम सवाल तो करेंगे ही ना। और हमें ये भी शक है कि कहीं डिम्पल ने तो उस बच्ची को मारने की कोशिश नहीं की। जिस चोरी को हम जानते नहीं है, उसको भला वो क्यों मारेगी? अच्छा ये बताइए कि डिम्पल के माँ बाप कहाँ हैं? डिम्पल के सब कुछ हम ही है, बचपन से उसे हमने पाला। अच्छा, इस घर में आप लोगों के अलावा और कौन कौन रहते हैं? मेरे मम्मी पापा रहते हैं, रविंदर और पद्मा भैया आज सुबह गुड़गांव गए हैं, रात तक लौटेंगे। आप लोगों को शक है किसी पे? नहीं सर जी। अगर डिम्पल का फोन आता है या कोई भी जानकारी आप लोगों को मिलती है, हमें फौरन इत्तला कीजिए। और आपके मम्मी पापा जैसे ही घर आ जाएं, उनको थाने भेज देना। सिरोही, मुझे लगता है कि डिम्पल के बारे में इसके घर वाले जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। खैर, डिम्पल के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और इसके फोन की लास्ट लोकेशन ट्रैक करो। यस सर। महाराष्ट्र बोर्ड ठीक है सर। हमारे कांस्टेबल ने हरी में सभी लोगों से पूछताछ की है, लेकिन कोई भी उस बच्ची को नहीं पहचानता। ठीक है, कांस्टेबल सिंह से कहो कि झज्जर में भी डिम्पल और बच्ची की फोटो दिखाकर पूछताछ करें, शायद कुछ हाथ लगे। ओके सर। रुको, क्या हुआ सिंह? सर जिस टैक्सी में डिम्पल पंचकुला के लिए निकली थी उसका गाड़ी नंबर ये। सर उस गाड़ी से ड्राइवर अभी तक गायब है और उसका मोबाइल नंबर भी ऑफ है। सिरोही, ड्राइवर का इस तरह गायब होना और उसका फोन स्विच ऑफ होना किसी दूसरी तरफ ही इशारा करता है। इसके फोन को ट्रैकिंग पे डाल दो, जैसे ही ऑन होगा इसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। खैर वो हॉस्पिटल से बच्ची की कोई खबर? हाँ सर, डॉक्टर से बात हो गई है, बच्ची खतरे से बाहर है लेकिन होश में नहीं है। और हाँ सर, ब्लड रिपोर्ट से पता चला है कि बच्ची को काफी समय से अफीम के डोज दिए जा रहे थे। अफीम? कोई फिजिकल एब्यूज? नहीं सर। ये तो होना ही था। इतनी आजादी चोरों को ना मिले है, उतनी आजादी तूने अपने नातन को दे रखी है अम्मा। उस छोरी ने अपना मुंह तो काला कर दिया, लेकिन हम सबके मुंह पर काली पोत कर वो छोरी के गायब हुए पता ना से। अरे पद्मा धीरे बोल, पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाओगी के? मैं पिटूसू? ढिंडोरा तेरी लाडली भांजी पीट चुकी है, उसके बैग में मिला है बच्चा। वो अब तक पंचकुला ना पहुंची है। पुलिस वालों ने तो पूरे गांव में पूछताछ कर ली होगी उस छोरी की। चुप हो जा पद्मा, हमारी डिम्पल ऐसी ना से तू उससे नफरत करे तभी उसे नीचा दिखाने में कोई कसर ना छोड़े। हे अम्मा, तेरी लाडली भाग चुकी से, अब तो मान जा अम्मा, तूने उस छोरी को सही ढंग से ना पाला से। तेरी वाली तो मौका देकर चौका मार गई, लेकिन मेरी वाली आज भी घर में गाय बनी बैठी से। ऐसे पाला जाता है छोरियों को। हेलो, हाँ सुन, अभी बात ना कर सकती हूँ, सब घर पे हैं और अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा।
अब तक डिंपल का एक बेबाक और सीधा किरदार पुलिस के सामने आया था। डिंपल ना तो गलत बोलती थी और ना ही उसे गलत सुनने और देखने की आदत थी। तो फिर आखिर ऐसी लड़की के साथ क्या हुआ? जो लड़की अपने करियर को लेकर इतनी संजीदा थी वो अचानक कहां गायब हो गई? उस बच्ची के साथ भी डिंपल का रिश्ता अभी साफ नहीं हो पाया था। पुलिस हर सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। साहब, हमारी माँ ने आपको डिंपल के बाप और भाई के बारे में इसलिए ना बताया क्योंकि हमारे जीजा को डिंपल तो कभी चाहिए ही ना थी, बल्कि हमारी बहन की मौत के बाद तो उसने डिंपल को कतई मरने के लिए छोड़ रखा था। इसलिए 15 साल पहले ही हमारी माँ डिंपल को उसके बाप के घर से जबर से उठा के ले आई थी। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल। अरे सनी, ये क्या कर रहा है? हट। डिंपल। नानी। हाँ हाँ मेरा बच्चा, छोरी है तेरी। चोरी ना बो जाइए। अरे खिलौना समझ के खेल रहा तो क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो काम आ रही है, वरना क्या करूंगा इसका? क्या बोल रहा है तू? हैं? मेरी छोरी की छोरी है, नानी हूँ इसकी। तेरे लिए बोझ है? ठीक है, मैं इसको ले जा रही हूँ। रविंदर, ले पकड़ इसको। पर अम्मा, इसको अभी? अरे तू मामा है, समझा कि नहीं? ये ले सनी, तेरे लिए लाई थी गिफ्ट, लेके चल। चल। के बताए साहब, खुर्रात छोरी है वो, चीती की तरह भागे है और चीती की तरह लड़े भी है वो। अब आप ही बताइए, ऐसी छोरी को अपनी घर की बहू बनाएगा कौन? सबकी बात तो छोड़ो साहब, उसका अपना सगा भाई भी उसे धमका कर गया था। उसे भी ना पसंद था उसका इधर उधर भागना। कहाँ जा रही है? प्रैक्टिस करने। ए रुक, बहुत हुआ तेरा खेल कूद। अब गांव की बाकी छोरी तरह चूल्हा चौका कर। ये खेल कूद से तेरे खसम का पेट न भरेगा। बड़ी चिंता हो रखी है थाने हमारे खसम के पेट किया। आज तक तो भाई का कोई फर्ज निभाया नहीं है थाने। चल मैं तो जा रही हूँ। मैं नहीं, बाबा की फिक्र है। अब तेरी शादी की उम्र हो रही है। जाके कह दे अपने बापू से तेरी शादी की फिक्र करे। मैं तो दौड़ूंगी, चैंपियनशिप भी जीतूंगी। मुझसे पंगा ना ले, समझी? ये छोटे कपड़े पहन के ना गांव के छोरों के सामने घूमेगी ना तो ये अच्छी लड़कियों लक्षण ना है। और इस बार तू ना मानी तो इस बार कुछ बड़ा ही होगा। क्या करेगा तू? मारेगा? चल आज तो मैं भी देख लूं, आज तो फैसला होके रहेगा। रोक सके तो रोक ले मने। मैं तो जा रही हूँ। ए डिंपल, इस बार देखता तू कैसे दौड़ती है। तुझे तो ना छोड़ूंगा। सिरोही, रविंदर और पद्मा की बातों से तो ऐसा लगता है कि विजेंदर और सनी ने डिंपल को एकेडमी जाने से रोकने के लिए या तो उसे किडनैप किया है या फिर उसे। डिंपल की कॉल ट्रेस हो गई। 14 मार्च को 3 बजे उसका फोन अहरी में था, लेकिन उसके बाद उसका फोन ऑफ हो गया। सर इसका मतलब तो ये है कि डिंपल पंचकुला जा ही नहीं रही थी। या कोई जबरदस्ती उसे अहरी ले गया? उस टैक्सी ड्राइवर का कुछ पता चला? सर उसका फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा है। डिंपल का अहरी जाना और उसके बैग में वो बच्ची का मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या डिंपल पकड़े जाने की वजह से छुप रही है या उसकी जान को कोई खतरा है? दोनों ही हाल में इन दोनों का रिश्ता सवालिया निशान है। ऐसा क्या राज हो सकता है जो कोई इस बच्ची की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं? ये बच्ची आपकी बेटी डिंपल के बैग में बंद करके फेंकी हुई मिली है। ना जी, मैं ना जानू इस बच्ची को। विजेंद्र जी, हमने तो सुना है कि आपको आपकी बेटी डिंपल पसंद नहीं थी, इसीलिए आपने डिंपल को उसकी नानी के यहाँ पलने दिया। जी वो तो पुरानी बात हो गई। मुझे नहीं चाहिए थी बेटी, लेकिन उसकी माँ के मरने के बाद उसकी नानी ले गई उसे। और जब वो अपने हुनर में अच्छा करने लगी तो आपने उसे गायब करा दिया ताकि वो आपकी लायक बेटी ना कहलाए। वैसे भी आपका बेटा सनी तो कुछ खास कर नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे तो फक्र है कि मैं डिंपल का बापू हूँ। पूरे झज्जर में जब धूमें मचती हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है। ये देखो जी, अखबार में जब भी फोटो छपती है तो एक एक फोटो की कटिंग को फ्रेम बना के ऐसे दीवार में टांग देता हूँ जी। सर मेडल फ्रेम करके लगा रखे बापू ने उसके। एक बेटे के लिए तो ये परेशानी की बात होगी ना। पहले तो बेटी को पूछते नहीं थे, आज जब गांव के लोग बोलते हैं कि डिंपल के बापू जा रहे हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है उनकी। मेरे को डर था कि बेटी के प्यार में अंधे ना हो जाए और उसके नाम आधी प्रॉपर्टी ना कर दे। तो इसलिए पहले तूने उसे धमकी दी और मौका पाकर गायब कर दिया? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो आपसे मालूम पड़ा कि वो गायब हो गई। अच्छा, इस बच्ची को पहचानता है? ये कौन है? चिंता मत कर,
जैसे ही मुझे पता चलेगा ना तुझे जरूर बताऊंगा। चलो। दूर तक जितनी भी खुली हुई जगह आपको नजर आ रही है ना, ये टोटल हमारी है। और ये जितने झाड़ झंकार है ना, ये सब कट जाएंगे। जी। ये स्मेल कैसी आ रही है? हाँ सर कुछ आइए साहब, देखिए क्या है वहां पे। सिरोही खोलो। सर कहीं ये डिंपल की लाश तो नहीं? लाश तो काफी बुरी तरह से सड़ चुकी है, शनाख्त करना भी मुश्किल होगा हमारे लिए। आसपास अच्छे से सर्च करो। सर बात कुछ समझ में नहीं आई। पहले बच्ची बैग में मिली और फिर अब तक बैग में मिली बच्ची का रहस्य और गुमशुदा डिंपल की खोज में निकली पुलिस टीम को डिंपल की मिली लाश ने हैरान कर दिया। उसकी लाश ने इस केस में कई सवाल खड़े कर दिए जिनका जवाब ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था। शक की सुई डिंपल के भाई पर थी, लेकिन पुलिस को अब भी किसी पुख्ता सबूत की तलाश थी। आखिर क्या रिश्ता था डिंपल का उस बच्ची से, और किसने डिंपल को इतनी बेरहमी से मारकर उसके ही बैग में डालकर फेंक दिया था। डिंपल और इस बच्ची की डीएनए जांच कराओ। पता करो कि ये बच्ची डिंपल की बेटी है या नहीं, और डिंपल की पूरी फैमिली का कच्चा चिट्ठा चाहिए मुझे। ऐसा कौन है जो दोनों की जान का दुश्मन है? और हाँ, पता करो कि 14 मार्च को डिंपल के परिवार में से कौन कहां पर था, और इनके पड़ोसियों से भी वेरीफाई करो। यस सर। सर डिंपल का मोबाइल टैक्सी स्टैंड से हरी रोड पे जाके स्विच ऑफ हो गया था, और उस टैक्सी ड्राइवर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्ची टैक्सी ड्राइवर की हो और लूटपाट के चक्कर में तीनों को मार दिया गया हो? मुझे ऐसा लगता है इस सब के पीछे जो कोई भी है वो बहुत ही शातिर है, लेकिन कानून के दाव पेच में मुजरिम के हाथ में बस 2 ही चीजें लगती हैं, हार और हथकड़ी। सर टैक्सी ड्राइवर का फोन ट्रेस हो गया, उसका प्रेजेंट लोकेशन सरोला गांव की है। सिरोही उठाओ उसे। यस सर। अरे भाई साहब, ये जो आपके गांव में कैब ड्राइवर रहता है वो कौन है? सारे पाप आज ही धोएगा क्या? लेके चलो इसे। सर क्या मैंने क्या किया? मत मारो साहब, मत मारो। मैं बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। मैं सच बोल रहा हूँ, ना तो मैं उस बच्ची को जानता हूँ और ना ही मैंने उस लड़की को मारा साहब। मत मारो साहब। तूने पंचकुला के लिए सवारी ली थी, लेकिन तू उसे कहीं और लेके गया। क्यों? साहब उस लड़की ने पंचकुला के लिए टैक्सी बुक की थी, लेकिन हाईवे आने पर उसने पंचकुला की जगह गाड़ी दूसरी तरफ मुड़वा दी। फिर अहेरी आई और आगे का रास्ता खराब होने के कारण वो टैक्सी से उतर गई और ऑटो में बैठ के निकल गई। तेरी बात पे भरोसा कैसे करूं? अगर तूने डिंपल को हरी में छोड़ा था तो अपने गांव में जाकर मोबाइल बंद करके छुप के क्यों बैठा था? नहीं साहब, मैं छुप के नहीं बैठा था। अहरी के पास ही मेरा गाँव था, तो मेरे मन में लालच आ गई कि मैं कुछ दिन गाँव में रुक जाऊँ। इसलिए मैंने अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिया था, क्योंकि ग्राहक भी बार बार परेशान करते हैं तो उन्हें मना करना पड़ता है। जैक तू ये बता, अगर डिंपल को तूने हरी में छोड़ा था तो वहां उसकी फोटो दिखाने पर किसी ने उसको पहचाना क्यों नहीं? हाँ, वो इसलिए साहब कि वो ऑटो में बैठने से पहले उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था। चेहरा ढक रखा था? क्यों? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन वो लड़की बहुत जल्दी में थी। भैया भैया तेज चलाइए ना, थोड़ा सा तेज चला दीजिए। देखो मैंने देरी हो रही है। मैडम इससे ज्यादा तेज नहीं चला पाऊंगा, गाड़ी है, कोई हवाई जहाज नहीं है, सवारी को सही सलामत पहुंचाना भी होता है। नहीं नहीं नहीं, आप लीजिए आप लीजिए। आप उसकी इसी हड़बड़ी की वजह से मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा साहब। बच्ची थी क्या उसके साथ? नहीं साहब, वो तो अकेली थी। इस बच्ची को मैं नहीं जानता। रिक्शे वाले की शक्ल याद है? हाँ साहब याद है। सिरोही, इस रिक्शे वाले का स्केच बनवाकर अहरी जाकर उससे पता करो कि उसने डिंपल को कहां छोड़ा था और वो किसका पीछा कर रही थी। यस सर।
आप इंस्पेक्टर चौधरी जी को इन्फॉर्म कर दीजिए, बच्ची स्टेबल है और अगली पूछताछ के लिए वो उनसे मिल सकते हैं। सिंह, ये हमारी डिम्पल की छोरी ना सर, कोई गलत फहमी हुई है। ये बच्ची तो बिल्कुल हमारी लाडो जैसी लागे है। जब लाडो छोटी थी बिल्कुल ऐसे ही लगी थी, वही गोल गोल गाल, वही चुलबुली आंखें, ये मेरी लाडो ही है। ना ये छोरी हमारी डिम्पल की छोरी ना सर, हमारी डिम्पल तो चली गई। दरोगा साहब, हमारी डिम्पल को कौन मार रहा है, उसको पकड़ के लाओ। हमारी डिम्पल। सिंह जी, डिम्पल और बच्ची का डीएनए टेस्ट करवा के रिपोर्ट मैच करो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ओके सर। सर वो छोरी स्कूटर वाले का पीछा करते हुए यहीं तक आई थी। आगे रास्ता बंद है तो वो अपना सामान उतारी, अब पता नहीं किधर चली गई। इसी जगह तो हमें डिम्पल की लाश मिली थी और इतने जंगल में तूने उस लड़की को अकेला छोड़ दिया। अरे साहब रास्ता बंद है, वो अपना सामान उतारी और पता नहीं किधर चली गई। स्कूटर वाला जो बंदा था वो कहाँ से आया था? वो बादल के घर से आया था साहब। चल। ये बादल कौन है? लोफर आदमी है साहब, यहाँ अपनी माँ के साथ रहता है, गांव में गुंडागर्दी करते रहता है। तुझे पूरा यकीन है तो स्कूटर वाला आदमी बादल नहीं था? बिल्कुल साहब, वो बादल नहीं था, उसकी कदकाठी बादल से बिल्कुल अलग थी। आपको बताया ना साहब, उसने अपना चेहरा गमछे से ढका था। आखिर बादल ऐसा क्यों करेगा? सर डिम्पल के घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 14 मार्च को अहरी में कोई नहीं था सिवाय एक के। वो कौन? सनी। उसका और डिम्पल का मोबाइल अहरी में लगभग सेम टाइम पर एक्टिव था। इसका मतलब सनी जरूर कुछ छुपा रहा है। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो आपसे मालूम पड़ा कि वो गायब हो गई। हो सकता है कि सनी ही वो शख्स है जिसका पीछा डिम्पल कर रही थी, लेकिन क्यों? सर हम यहीं पे रुके थे जब वो आदमी बादल के घर में गया। अच्छा उस स्कूटर का मॉडल क्या था? मतलब कौन सी कंपनी का था? रंग वगैरह कुछ याद है? पुराना स्कूटर था साहब, हरा रंग का था, स्टेपनी के कवर पे चश्मा बना हुआ था। अब बाकी कुछ ज्यादा याद नहीं है साहब। अच्छा वो आदमी कितनी देर में घर से वापस आया? यही 5 से 7 मिनट में वापस आ गया, लेकिन बहुत हड़बड़ी में था साहब। मैडम बोली पीछा करो, तो मैं पीछा करने लगा। कुछ नहीं किया साहब, मेरा तो एनिमल फाउंडर का बिजनेस है सर। पेमेंट लेने देने के लिए हर एक दूसरे तीसरे दिन आ ही जाता था। वो तो अचानक की बात है कि डिम्पल 14 मार्च को वहीं पर थी। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मन ने ना पता वो क्या करने वहां पे गई थी। अगर वो तेरा पीछा नहीं कर रही थी तो वहां और किसको जानती है वो? बादल, वो आ रही का रहने वाला और झज्जर बहुत आता जाता था और वो डिम्पल को अच्छे से जानता था साहब। और कुछ दिन पहले की बात है। जीजी, हम कंपटीशन तो देखा है, पर अगर मम्मी हमारे घर पहुंचने से पहले रोहतक से वापस आ गई तो बड़ा बवाल हो जाएगा। दीदी तू चिंता ना कर, मम्मी ने मैं समझा दूंगी। कैसा भाई है तू? तेरी आंखों के सामने तेरी बहन के साथ इतना कुछ हुआ और तू बुज़दिलों की तरह देखता रहा। इस सरिता को थाने लेके आओ। इसने भी बादल के बारे में कुछ नहीं बताया। लगता है इस फैमिली के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को परफेक्ट करना ही पड़ेगा। यस सर।
बादल घर पे है? वो तो घर ना है, पर क्यों हुआ थानेदार साहब? पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर। अरे साहब, क्या बात है? अरे साहब, बादल कहाँ गया और घर कब तक आएगा? वो तो कब आवे है कब जावे है, मैंने तो कुछ पता ही नहीं है। पर बात क्या है? इन्हें पहचानती हैं आप? या गांव में कभी देखा हो आपने इन्हें? जी ना जी, मैंने तो ना देखा है। हमें बादल की फोटो और उसका मोबाइल नंबर चाहिए। जी वो तो लेकर आइए। ये लो जी। सर, यहाँ आइए। क्या हुआ? सर, अफीम। और सर ये देखिए, बच्ची के कपड़े। लेके चलो इसे। साहब, साहब, साहब मेरी बात तो सुनो। साहब साहब मैं बताती हूँ, 14 मार्च जब छोरी गायब हो गई तब तक तो हमारे साथ ही थी। उसके बाद पता नहीं कहाँ हो गया। तो ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? मन लगे कि आप मैंने जेल में बंद कर देंगे। वो तो हम आपको अब भी डालेंगे। सीधे सीधे बताओ, बच्चे के साथ में रिश्ता क्या है और उसे अफीम क्यों देते थे? बोलती उसे पूरा वक्त सोने के लिए, ताकि आजू बाजू में कोई उसको आवाज ना सुने। ये बच्ची किसकी है और इसे यहाँ पर कौन लेकर आया था? बोलती हमारा छोरा बादल, वो पता नहीं कहाँ से ले आया था। उसके 4 दिन बाद कोई उसे उठा के ले गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, पर मैंने भी वो मारने लगा। साहब सर, बादल ने हमारे साथ जो उस दिन हरकत की थी उसके बारे में सिर्फ डिम्पल दीदी को पता था। अगर मम्मी को ये पता चल जाता तो मुझे जो छूट मिली है वो भी खत्म हो जाती। बस इसलिए मैंने आपको कुछ ना बताया। तुम्हारी मम्मी को तुम्हारा और डिम्पल का साथ में होना पसंद क्यों नहीं था? क्योंकि मम्मी डिम्पल दीदी को पसंद ना करती थी। मम्मी तो हमेशा इस होड़ में रहती है कि कब दादी को दिखा सके कि डिम्पल दीदी को इतनी आज़ादी देके दादी ने सही ना किया सर, और इसी वजह से हमारे ऊपर इतनी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। मम्मी को डर था कि अगर मैं डिम्पल जीजी के साथ ज़्यादा रहूँगी तो मैं भी बिगड़ जाऊँगी। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि डिम्पल तुम्हें बिगाड़ रही है? नहीं सर, डिम्पल जीजी तो हमारे से बहुत प्यार करती थी। डिम्पल के मर्डर को लेकर तुम्हें घर पर किसी पे शक है? नहीं सर। अरे बच्ची, अरे बच्ची कहाँ गई? सर हमें बादल के घर से बच्ची के कपड़े और अफीम बरामद हुई है, और जो बच्ची हमें मिली थी वो बादल के घर पर ही थी। बादल की माँ का कहना है कि बादल ही उस बच्चे को घर पर लेकर आया था। हमारा छोरा बादल, वो पता नहीं कहाँ से ले आया था। लेकिन सर 14 मार्च को बादल के घर पर उसकी माँ से मारपीट करके कोई बच्ची को वहां से ले गया, और उसी 14 को डिम्पल भी बादल के घर पर गई थी और वहां से किसी का पीछा करते हुए मर्डर स्पॉट तक पहुंच गई थी। सर लेकिन बादल अब भी गायब है, लेकिन हमने आसपास के गांव में सभी खबरों को एक्टिवेट कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से डिम्पल की मौत 14 मार्च को शाम 5 से 6 बजे के बीच पीठ और पेट में किसी धारदार हथियार के वार करने की वजह से, और डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से भी डिम्पल और इस बच्ची में कोई रिलेशन नहीं। सर ये तो बहुत ही अजीब बात है, दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, फिर दोनों एक साथ कैसे थी? सिरोही, इस स्कूटर वाले आदमी को ढूंढना बहुत जरूरी है, और साथ में इस बादल को भी। हमें जल्द से जल्द इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है। 1 मिनट सर। हेलो, सब इंस्पेक्टर सिरोही। क्या? सर मैं कुछ देर के लिए वॉशरूम गई थी, वापस आने के बाद देखा तो बस। सर मैं बाहर से रूम में आई तो बच्ची आराम से सो रही थी। मैं उसकी दवाइयाँ चेक करने लगी, दवाइयाँ खत्म हो गई थी। मैं डिस्पेंसरी गई और आके देखा तो बच्ची गायब थी। इसका मतलब है कोई लगातार बच्ची पे नजर बनाए हुए था। तो बड़ी अजीब बात है, डिम्पल की लाश मिलते बच्ची गायब हो गई। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लेकिन सर कोई 1.5 साल की बच्ची क्यों मारना चाहेगा? यही पहेली तो हमें सुलझानी है। डिम्पल और सनी दोनों के घर को छान मारो। डिम्पल के बैग का सामान कहीं तो मिलेगा, और जहां ये सामान मिलेगा स्कूटर भी वहीं होगा। हमें जल्द से जल्द बच्ची को ढूंढना होगा। बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। हर चेक पोस्ट पे चेक करवाओ कि कोई बच्ची को शहर से बाहर ले जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। सब जगह उसके पोस्टर लगवा दो। न्यूज़पेपर में भी मिसिंग चाइल्ड का नोटिस दे दो। 14 मार्च को लेकर अभी कुछ ही बातें पुलिस के सामने आई थी कि अचानक इस बच्ची के गायब हो जाने से इस केस में सनसनी फैल गई। पुलिस अब बादल और इस स्कूटर वाले आदमी को ढूंढ रही थी जो कि डिम्पल के मर्डर में उनके लिए प्राइम सस्पेक्ट थे। डीएनए रिपोर्ट से साफ हो गया था कि ये डिम्पल की बच्ची नहीं थी।
तो फिर डिंपल का इस बच्ची से क्या लेना देना था और ये किसकी बच्ची थी? क्या डिंपल की मौत किसी भी तरह से इस बच्ची से जुड़ी हुई थी? डिंपल का कातिल पुलिस की गिरफ्त से अभी काफी दूर था। इस केस में आने वाला हर मोड़ इस केस की पेचीदगी को और बढ़ा रहा था। हेलो, हाँ जल्दी बोलो, क्या बच्ची? क्या कर रहे हो साहब? हम कोई मुजरिम थोड़े ना जो हमारे घर की तलाशी ले रहे हो साहब। ठीक है, मैं बात करती हूँ, ठीक है बाय। सिंह, तलाशी लो। सर, ये मोबाइल मिला। वो हमारे पास फोन नहीं है ना। वो फोन इस साल दीदी ने मुझे हमारे जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। घर वालों को उसके बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि अगर मम्मी को पता चलता तो वो अलाउ नहीं करती। तुम्हारे फोन पर किसी इद्रीस नाम के लड़के के बहुत कॉल्स हैं। क्या माजरा है ये? 2 महीने पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी उसने मुझे। हमारी चैट होनी शुरू हुई। उसके बाद हमने मिलने का प्लान बनाया। सरिता, यू क्या कर रही है तू? यो सब करने के लिए तूने फोन दिया था क्या? की बकवास करियो आप? प्यार करो मैं इद्रीस से। प्यार करती है? हाँ, और तू आज के बाद सरिता के तो क्या इस मोहल्ले के आसपास भी बन रहा है ना तो तेरी टांगे काट के तक तेरे घर भिजवा दूंगी। यहाँ चल निकल। और तू मामी का कहा सच करवाएगी और मेरी नाक कटवा देगी। उस दिन के बाद मैं कभी इद्रीस को नहीं मिली। दीदी ने अकेडमी जाने से पहले मेरा फोन वापस दिया, यो कहकर कि वो मुझे रोज फोन करेंगी। दीदी के जाने के बाद मैंने फिर से इद्रीस को कॉल किया, बात करने की कोशिश की, पर कभी बात नहीं हुई। कहाँ मिलेगा ये इद्रीस? सर मुझे नहीं पता है। गांव में हमारे जो टेलर मास्टर है उनका भांजा है, कभी कभी दिल्ली से आता है। इसकी फोटो है फ्रेंड्स बुक पे? नहीं सर, उसने दिल्ली गेट की फोटो लगाई है। उठवा के लाओ इस मामा के भांजे को। हाँ बोल साहब जी, बादल बड़े मैदान पर छाया हुआ है। रे अकेले अकेले ही खाएगा क्या? रुक रुक। साहब बताओ, बच्ची से तेरा क्या रिश्ता है? बोल। साहब मैं उस चोरी का बाप हूँ। साहब ये बात मैं किसी को बताना ना चाहता था। क्यों? बोल, बच्ची कहाँ है? तूने पहले बच्ची को अपने घर पे छुपा के रखा, उसे अफीम खिलाकर बेहोश किया और फिर उसे डिंपल के बैग में डालकर जंगल में फेंक दिया। क्यों मारा डिंपल को? और बच्ची कहाँ है? साहब मैंने डिंपल को ना मारा है और मैंने ना पता है वो बच्ची कहाँ है। उस बच्ची की माँ कौन है? बोल। बताता हूँ साहब। मैंने छोड़ा था। मैं बताती हूँ। 3 साल पहले हमारा चक्कर चल रहा था बादल के साथ। यू बात हमारे घर में किसी को पता ना थी। हमारा बिल्कुल मन ना था रविंदर के साथ रहने का। मैं किसी तरह रविंदर को छोड़ना चाहती थी, लेकिन हमारा ऊपर कोई दोष ना लगा, इसलिए रविंदर में खोट है कहकर मैंने उसे छोड़कर बादल के पास चली गई। रोहतक 4 महीने बादल ने मैंने बहुत अच्छे से रखा था। उसके बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर, और जब मैंने बच्ची हुई तो बादल ने मैंने घर से बाहर निकाल दिया और उस बच्ची को छीन लिया मुझसे, ये कहकर कि वो बच्ची उसके कमाई का जरिया बनेगी। अब क्या किया उसने बच्ची के साथ? मैंने क्या पता था। उस दिन के बाद तो मैं उस बच्ची से मिली तक ना हूं। सच बता दे कि बच्ची कहाँ है? मैं सच कह रही हूँ। जब मैंने बादल ने घर से बाहर निकाल दिया तो मैं सीधे रविंदर के पास चली गई। क्या किया उसने बच्ची के साथ? मैंने क्या पता था। उस दिन के बाद तो मैं उस बच्ची से मिली तक ना हूं। सच बता दे कि बच्ची कहाँ है? मैं सच कह रही हूँ। जब मैंने बादल ने घर से बाहर निकाल दिया तो मैं सीधे रविंदर के पास चली गई, ये झूठ बोल के कि मैं उसके और सरिता के बगैर
रह ना सकूं। उसने भी मुझे चुपचाप अपना लिया। उस दिन से आज तक मैं ना बादल से मिली और ना ही अपने बच्ची से। ये तो वही स्कूटर है जैसा रिक्शे वाले ने बताया था। ये देखिए ना, इसमें निशान भी है। पुराना स्कूटर था साहब, हरा रंग का था, स्टेपनी के कवर पे चश्मा बना हुआ था। इसका स्कूटर है ये। शादी में ससुराल वालों ने दिया था, कई सालों का इस्तेमाल भी नहीं किया, यहीं पड़ा रहता है। थाने ले चलो सर। ओके सर। सर, बादल के 1.5 साल से आज तक के कॉल रिकॉर्ड्स में एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। क्या? सर, पद्मा सही कह रही थी। बादल और उसके बीच में 1.5 साल से फोन पर कोई भी बात नहीं हुई है, लेकिन एक नंबर है सर जिस पर हर महीने 2 से 3 कॉल लगातार होते रहे। किसका नंबर है? रविंदर दहिया का। सर, इदरिस को हमने पकड़ लिया। बोल, तो भाग क्यों रहा था? सब मैं डर गया था। मैंने उसने सुना था सरिता के बाप को बात करते हुए। अच्छी सी फिटिंग कर दियो, परसों लेने आऊंगा मैं। अरे तन्ने बोलिया ना, सरिता ने लेके आऊंगा। कल मुझे गुड़गांव के हाईवे पे मिलियो ठीक 3 बजे। ना गांव के पास ना। सरिता ने तन्ने पहचान लिया तो गेम उल्टी पड़ जाओगी। चल अभी रख रहा हूं। मुझे लगा सरिता का बाप उसे कहीं बेचने जा रहा है, इसलिए मैं जाकर डिम्पल, सरिता की जो बड़ी बहन है, मैंने उसको सारी बातें बता दी सर। अच्छा किया जो तन्ने मैंने बता दिया। मामा इतना गिर सकता है। तू फिक्र ना कर, कल मैं पंचकुला जा रही हूँ ना, इसी बहाने निकल कर मामा का पीछा कर लूंगी। बता, तू सरिता के साथ क्या करने वाला था? सब मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो हर महीने की 10 से 14 तारीख के बीच में तेरे बैंक अकाउंट से 50,000 रुपए क्यों निकल जाते थे? और इन दिनों अपनी बीवी के पुराने आशिक के साथ फोन पर खूब बातें हो रही थी। और तेरे जीजा का पुराना खटारा स्कूटर 14 मार्च को वो बादल के घर के बाहर देखा गया, जिस पर तेरे फिंगरप्रिंट थी। फिर भी कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया। सच सच बता दे, वरना ऐसा उगलवाऊंगा कि जिंदगी भर झूठ नहीं बोल पाएगा। सब बताता हूँ सर। ये सच है कि मैं अपने जीजा का वो पुराना स्कूटर उसके घर से चुपचाप लेके गया था, क्योंकि मैं जानता था सर कि वो उसका इस्तेमाल ना करते और उसके ना होने का उन्हें पता भी ना चलेगा, और ही मैं अपना कोई सबूत भी ना छोड़ना चाहता था। इसलिए मैं अपना मोबाइल भी अपने घर छोड़ के गया था सर। बादल को क्यों फ़ोन करता था? 1.5 साल पहले बादल ने मुझे उसके और पद्मा के नाजायज़ संबंध के बारे में बताया, और उनसे पैदा हुई बेटी का वीडियो भी दिखाया था साहब। तो साहब उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो वो ये राज ना पूरे गांव के सामने खोल देगा। बस साहब वो घर परिवार की इज्जत बचाने की खातिर मैं चुपचाप उसे हर महीने पैसे देता था साहब। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि सीधा उसके घर चला गया तू? इस बार वो मेरी बेटी सरिता को अपनी अयाशी के लिए मांग रहा था साहब। सरिता ने लेके आऊंगा। कल मुझे गुड़गांव के हाईवे पे मिलियो। साहब मैंने उसे गुड़गांव हाईवे पे इसलिए बुलवाया ताकि जब मैं उसके घर पहुंचूं तो बादल वहां ना मिले और उस फसाद की जड़ बच्ची को मार के वहीं किस्सा खत्म कर दूं। लेकिन बच्ची को गांव के कूड़ेदान में क्यों फेंका? मैंने सोचा था कि बच्ची ने देख के गांव वाले उसे पहचान लेंगे और उसको मारने के इल्जाम में बादल फंस जाऊंगा। सर, बच्ची मिल गई है। आपने हॉस्पिटल से बच्ची को क्यों उठाया? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, इस बच्ची में मणे मारी डिम्पल दिखाई देती है। डिम्पल के चले जाने के बाद हमारा जीवन एकदम सूना हो गया था। मैंने सोचा इस बच्ची को पाल लेंगे तो हमारे जीवन का सूनापन भर जाएगा, इसीलिए मैंने बच्ची उठाई। कमो तो बड़ी भोली है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी डिम्पल ने इस बच्ची की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब इस बच्ची को हम लोग गोद लेना चाहते हैं। हम दोनों मिलकर इसे पालेंगे। हाँ, सही बात है। डिम्पल के सपने हमेशा से ही बड़े थे, लेकिन उतनी ही छोटी थी रविंदर और बादल की सोच। बादल के लालच और रविंदर के गुस्से की वजह से आज डिम्पल इस दुनिया में नहीं है। एक होनहार खिलाड़ी का करियर और जिंदगी शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गई। पद्मा ने अगर सारा सच रविंदर को बता दिया होता तो बादल की हिम्मत ही नहीं होती कि वो इस मामले का फायदा उठाए।
रविंदर ने अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए न जाने क्या क्या किया। किस्मत से वो बच्ची जिंदा बच गई और उसी वजह से इस केस का सच सबके सामने आ पाया। मुजरिम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जितना दिमाग इस्तेमाल कर ले, लेकिन देर सवेर जुर्म की गुत्थी खुल ही जाती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।